हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी डेली एनसीईआरटी की क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हम अपनी 11th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है, इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अभी तक हमने आरंभिक जो चैप्टर थे, इन्हें देखा, जैसे कि इतिहास होता क्या है, क्यों इसका अध्ययन किया जाता है, सोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास इतिहास को जानने के, सभी चीज़ों पर बात की। फिर हमने देखा था यहाँ पर पुरा-पाषाण काल या फिर कह सकते हैं पाषाण काल, जिसको हमने कई खंड कालों में बाँटा था। पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहते थे? क्या उसके साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी। आगे बढ़े थे, तो आगे बढ़ने के साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किस प्रकार से पाषाण काल के बाद हम ताम्र पाषाण काल को देखते हैं और ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत हम तांबे के ब ब हथियार उस औजारों के साथ में तांबे की धातु के साथ में क्या करते हैं, पत्थरों का प्रयोग करते हैं, इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आए थे हड़प्पा। और हड़प्पा कौन सी सभ्यता थी? अब कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा था। अभी तक जितनी भी सभ्यताओं की हमने बात की, सबसे प्राचीन सभ्यता आपको हड़प्पा देखने को मिलेगी और हड़प्पा सभ्यता के इतनी प्राचीन होने के बाद ये सबसे आधुनिक थी। ये आप मैप देख रहे होंगे, मैंने बताया था कि भारत के उत्तर पश्चिम में आपको हड़प्पा सभ्यता दिखाई देगी। कौन कौन से राज्य थे आपके? आपके थे पंजाब क पाकिस्तान के सिंध और पंजाब वाला रीजन, भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये वाला रीजन है ना? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला रीजन। ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, पूरा आपको आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर वाला रीजन। ये पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? कौन-कौन से नगर थे, इनकी बात की। भौगोलिक विस्तार कैसे था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इन सब की हम चर्चा कर चुके थे अपनी। फिर यहाँ पर मैंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी और इसके नीचे क्या हुआ, इसके नीचे हमने ईंटों को बिछाने के लिए हड़प्पा की साइड से यहाँ पर पत्थरों को लिया। फिर बाद में जाके पता पड़ा कि ये कितनी महत्वपूर्ण संरचना थी आपकी। फिर हमने यहाँ पर जो जिस व्यक्ति के द्वारा जिस स्थल की खोज की गई है, किस नदी के किनारे, किस वर्ष यहाँ पर खोज हुई, इन सब चीज़ों की हमने चर्चा कर चुके थे। टोटल क्षेत्रफल मैंने बताया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। आगे बढ़े थे, तो फिर हमने यहाँ पर देखी थी कि मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी कितनी है, 483 किलोमीटर है ना? और यहाँ पर आगे फिर हमने देखा था कि इसका पूरा क्षेत्रफल हम देख चुके थे। आगे बढ़ते हुए हमने बताया था आपको चंदूहड़ों से मोहनजोदड़ो की दूरी 130 किलोमीटर है। ये डाटा कोई काम का नहीं है आपका, किसी एग्ज़ाम में ना पूछा गया है, ना पूछा जाएगा कि कौन-सा स्थल कहाँ से दूर है। फिर हमने लोथल की बात की, कालीबंगा की बात की, बनावली की बात की, सुध कोटला, सुदकानकेंडोर की बात की और यहाँ पर आप देखेंगे धोलावीरा की बात की, राखीगढ़ी की बात की। इन सब की चर्चा करते हुए फिर हमने चर्चा की थी अपनी किस प्रकार से नगर योजना और संरचनाएँ यहाँ पर हम देखते हुए आगे बढ़े थे। दुर्ग कैसे बनाए जाते थे, क्या पद्धति थी, इन सब चीज़ों की चर्चा की। फिर हम आए थे मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ यानी कि जो आपका बृहत स्नानागार है, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने यहाँ पर विशेषताओं की बात की, किस प्रकार की यहाँ पर विशेषताएँ हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन-सी थी, यहाँ पर खाद्यान्न की जो आपको कोठार मिला है, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। आगे बढ़े थे, हड़प्पा के कोठारों की चर्चा की हमने, कैसे इनकी लंबाई और चौड़ाई थी, इसको देखा। मतलब ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएँ क्या है, हमें यहाँ पर पकी हुई ईंटों की यहाँ पर क्या है विशेषता मिलती है। अगर हम बात करते हैं मिस्र की समकालीन भवनों में भी हमें ईंटों की प्राप्ति हुई है, लेकिन भारत में जहाँ या फिर हड़प्पा में जहाँ हम लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, पकी हुई ईंटें जैसे कि आज हम वर्तमान में करते हैं, है ना? ईंटों को पहले बनाते हैं साँचे में डालकर, सुखाते हैं, फिर उसे पकाते हैं। तो इस प्रकार की ईंटें ज़्यादा मजबूत होती हैं, इनका हमने प्रयोग किया। अगर हम बात करते हैं मिस्र में, तो मिस्र में क्या हुआ? मिस्र में धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती, है ना? क्या है? धूप में सीखी हुई ईंटों का प्रयोग किया। अब इसका उदाहरण सबसे अच्छा बताता हूँ। आप क्या करना, आप ईंटें सुखाना अपने घर पे, ठीक है? क्या करना, आप ईंटें सुखाना अपने घर पे। आपका जो परम मित्र हो, कई सारे परम मित्र इसमें ग्रुप में भी आप लोगों ने बना के रखे हैं और सामने वाले दोस्त को देना ऐसी ईंट जो आग में पती पकी हो और एक-दूसरे के ऊपर फेंक के मारना शुरू करना। जिसको ज़्यादा चोट लगे वही ईंट ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना आप लोग आज। फिर बताना कि किसको ज़्यादा चोट लगी। मेसोपोटामिया की अगर हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में देखो, जो मेसोपोटामिया से हमें ईंटों की प्राप्ति हुई है, वो भी पकी हुई है, लेकिन वो उस स्तर की अच्छी और इतनी अधिक प्रयोग नहीं किया गया, जितना हमने हड़प्पा में किया है। इसलिए हड़प्पा की ईंटों को सबसे उत्कृष्ट हम मानते हैं। फिर हमने जल निकासी प्रणाली की बात की, कैसे न न यहाँ पर जो नालियाँ होती थी, उन्हें बड़ी नाली से जोड़ा जाता था। शहरों से छोटी घरों से छोटी-छोटी नाली निकलती थी, आगे जाके बड़ी नाली मिल जाती थी। ठीक है? इस तरह की हमने सारी बात की। फिर हमने आपको बताया
कि रोडों के ऊपर पानी ना आ सके, इसलिए इन नालियों को क्या है, ढक के रखा जाता था। स्वच्छता और यहाँ पर स्वास्थ्य के ऊपर और साफ-सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बात बात करते हुए हमने कृषि पद्धति की देखी, कौन-कौन सी कृषियाँ होती थी। किस प्रकार से ये जो सहायक नदी है सिंधु की, ये जलोढ़ मृदा लेके आती थी, क्षेत्र में बिखरा देती थी और बाढ़ जाने के बाद, बाढ़ की समाप्ति होती थी, उसके बाद क्या करते थे ये लोग, अपने अनाज को जो दाने होते थे बो देते थे, जिससे यहाँ पर वो अंकुरित होके और फसल इनको प्रदान करते थे। ये सारी पद्धति हम देख चुके थे। आगे बढ़ते हुए फिर हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार से हलों का प्रयोग होता था। अब यहाँ पर बढ़ते हुए आज से हम शुरू करेंगे अपना पशुपालन। क्या शुरू करेंगे अब हम शुरू करने वाले हैं पशुपालन, और पशुपालन के अंतर्गत आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखो, हड़प्पा के लोग क्या है, कृषि कार्य करते थे। क्या थे? हड़प्पा के लोग कृषि कार्य पर निर्भर थे। ठीक है, जब कृषि कार्य पर निर्भर थे तो यहाँ पर आप देखेंगे साथ में ये लोग पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? कृषि कार्यों के साथ में ये लोग पशुपालन पर भी ध्यान देते थे। अब देखो, अब ये लोग जो कृषि कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो एक आदमी के हाथ में क्या है, हल है, उसको खींचने के लिए बैलों का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये इमेज केवल बनाई गई है, इमेजिनेशन है, जितने भी चित्रकारी किए उसने सोचा होगा कि ऐसा हुआ हो। हकीकत में ऐसा हुआ था, बिल्कुल तय नहीं है। हो सकता है इस हल को खींचने के लिए मानव ही क्या श्रम करता हो, मानव ही इस हल को खींचता हो, ऐसे भी हो सकता है ना? इतिहास है, कुछ भी यहाँ पर संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कृषि कार्य किए जाते थे, ये तो एक अलग चीज़ थी, और यहाँ पर जो पशुपालन किया जा रहा है, तो हमें ये पता नहीं है कि पशुपालन के तहत हम लोग यहाँ पर हल को खींचने के लिए कर रहे थे, कृषि कार्य में इनका प्रयोग करने के लिए कर रहे थे, या सिर्फ़ इनसे जो दूध-वूध की प्राप्ति होती थी, उसके लिए पशुपालन कर रहे थे। फिर आगे आप देखेंगे मुख्यतः गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर के पाले जाने के साक्ष्य मिले हैं। किन-किन के? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर के पाले जाने के हमें साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। सबसे प्रिय अगर हम बात करते हैं पशु कौन-सा था, तो सबसे प्रिय पशु आप देखेंगे कुंवड़ वाला सांड पाया गया है। कुंवड़ वाला सांड कैसा होता है? आपने देखा होगा, ऊँटों को देखा होगा, रेगिस्तानी जो ऊँट होते हैं, या फिर आपने सांडों को भी बुल्स को देखा, सांडों को देखा हो, तो यहाँ पर उनकी गर्दन के ऊपर एक उभरी हुई संरचना होती है। क्या होती है? उनकी गर्दन पर एक उभरी हुई संरचना होती है। इसी को बोलते हैं कूबड़, और यही जब संरचना पाई जाती है किसी बैल के ऊपर, तो उसे बोलते हैं कूबड़ वाला सांड के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये विशेष पूजनीय था आपकी हड़प्पा में, और यहाँ पर आप पाएंगे इसके चित्र हमें कई सारी मुद्राओं पर भी देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखो, कुत्तों को तो आरंभ से ही पालतू बनाया जा रहा था। क्या है? कुत्तों को तो आरंभ से ही हम पालतू बनाते थे। तो आपको पता होगा, अभी मैंने बोला कि पशुओं को क्या है, दूध के लिए पाला जाता होगा या कृषि कार्य के लिए पाला जाता होगा। अब कुत्ते का नाम तो आप क्या करते हैं, ना तो आप उससे दूध की प्राप्ति करते हैं, ना ही उसे आप कृषि कार्य में उपयोग करते हैं। तो क्यों पाला जाता होगा? लोग इसे कुछ ना कुछ खाने को दे देते होंगे, ये पीछे घूमता रहता होगा, इसलिए यहाँ पर साक्ष्य लगाए गए कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कुत्तों को भी पालतू बनाया। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे गधे और ऊंट पालने के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। काहे के? गधे के और ऊंट के भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब देखो, घोड़े के अस्तित्व के लेकर संकेत में यहाँ पर घोड़े के पालने के जाते थे या नहीं जाते थे, ये अभी क्या संदिग्ध है। वर्तमान में जो खोजें की गई हैं, इसके आधार पर हमने कई प्रकार के ऐसे स्थानों की पता किया है, जहां से हमें क्या है, जहां से हमें घोड़े के अस्तित्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पर आप देखोगे, हमें यहाँ पर जंगली गधों की प्राप्ति हुई है। जंगली गधों की प्राप्ति नहीं, मतलब उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इस चीज में डाउट है कि ये जंगली गधों के अवशेष हैं या फिर घोड़ों के अवशेष हैं, है ना? तो इस चीज़ पर यहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जंगली गधों के अवशेष हैं या फिर घोड़ों के, है? इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। अब लेकिन आरंभिक जो अभी वर्तमान में हमने रिसर्च किए, उस आधार पर आप देखें घोड़ों के अस्तित्व संकेत हमें लोथल में मिली मूर्तियों से हुए हैं। लोथल में कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके ऊपर हमें घोड़ों के अवशेषों की प्राप्ति देखने को मिलती है। फिर अब देखो आगे, हड़प्पाई लोग हाथी और गैंडा दोनों से परिचित थे। ठीक है, क्या हाथी को भी जानते थे ये लोग, और गैंडे को भी जानते थे, तो ये उनसे भी परिचित रहे थे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर बात आती है शिल्प और तकनीकी विज्ञान। अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हम लोग क्या है, हम लोग अपने आप को सभ्य बनाते हुए जा रहे हैं। एक समय था जब जंगलों में घूमते थे, है ना, शिकार करते थे। अब एक समय ऐसा आ गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कृषि कार्य भी कर रहे हैं, अपनी भोजन की प्राप्ति के लिए पशुपालन भी कर रहे हैं, घर बनाकर भी रह रहे हैं, और घर भी ऐसे बनाए जो वर्तमान में भी आदर्श बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी कहाँ से आया? हमने लिया वहां से, है ना, हड़प्पा से। फिर
जो हम स्वच्छता सर्वेक्षण देते हैं ये कहाँ से लेके आए? ये भी हम हड़प्पा से लेके आए क्योंकि ये लोग विशेष स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते थे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक-एक करके स्टेप हम बढ़ रहे हैं और जो हड़प्पा वाले लोग हैं, ये क्या है अपने आप को आधुनिक करते जा रहे हैं। जब अपने आप को आधुनिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे शिल्प और तकनीकी ज्ञान भी यहाँ पर की खूब भरमार थी। क्या थी? शिल्प और तकनीकी ज्ञान की भी यहाँ पर आपको खूब भरमार देखने को मिलेगी। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति एक क्या है? कांस्य युगीन संस्कृति थी। क्या थी? ये कांस्य युगीन संस्कृति थी। इस संस्कृति के लोग बड़े मात्रा में पत्थर का प्रयोग करते थे। अब देखो, कांस्य युगीन संस्कृति तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्थरों का प्रयोग करना बंद कर देंगे, बल्कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी पत्थर का प्रयोग प्रारंभ रहेगा। अब ये बताओ, हमारी जो टेक्नोलॉजी नई आती है, अब आप देखेंगे इस प्रकार के आजकल फ़ोन आने लगे हैं, है ना? इस प्रकार के फ़ोन आजकल आने लगे हैं। तो अब क्या होता है, तो कोई लोग क्या पुराने फ़ोन बंद यूज़ करना बंद कर दिया? QWERTY कीपैड वाले अभी भी कई लोग यूज़ करते हैं, है ना? बटन वाले कई लोग यूज़ करते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पूर्ण रूपेण हम पुरानी टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि हम क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलते हैं। इसी प्रकार से जब हमने कांस्य सभ्यता को अपनाया, कांसे का प्रयोग करना प्रारंभ किया, तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया, लेकिन साथ में हम क्या किए, पत्थरों का भी बड़ी मात्रा में प्रयोग करने लगे। यहाँ पर धातु शिल्पियों द्वारा क्या है, तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। जो कांसे की प्राप्ति कैसे होती थी? तांबे में हम टिन को मिलाते थे। क्या करते थे? टिन को मिलाते थे तांबे में, उसके बाद हम कांसे की प्राप्ति करते थे। अब तांबा कहाँ से आता होगा? मैंने आपको बताया तांबे की प्राप्ति हमने कहाँ से होती थी? खेतड़ी की खानें राजस्थान में, वहां से हम तांबे की प्राप्ति करते थे। अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्र है, वहां से हम तांबे की प्राप्ति करते थे। टिन को उसमें हम मिलाते थे, इसका भी आयात करते थे। फिर हम कांसे का निर्माण करते थे और कांसे के निर्माण से ही हम यहाँ पर अपने बर्तन, औजार, हथियार इन सब का निर्माण प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे धीरे-धीरे मानव क्या है, आरंभिक अवस्था से लेके एक प्रकार से विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करते-करते आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कोई अगर नोट करने चाहता हो तो देखो शिल्प और तकनीक लिख लीजिए, बस इतना लिखना है शिल्प और तकनीक, ठीक है? अब आप आगे क्या करो, कांस्य युगीन सभ्यता ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, कुछ नहीं करना है आपको। तांबा प्लस टिन इज इक्वल टू क्या करना है आपको? कांसा, इतना लिख दो। मतलब तांबा और कांसे को मिल तांबा और टिन को मिला के कांसे का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है? इतना आपको लिखना है। हड़प्पा स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं, उनमें टिन की मात्रा कम है। अब देखो, अब यहाँ पर हो सकता है टिन की उपलब्धता हमें क्या है, कम मात्रा में होती हो। तो यहाँ पर क्या है, जो हमें कांसे और के हथियार प्राप्त हुए हैं, उनमें आप देखेंगे टिन की मात्रा कम है, तांबे की मात्रा अधिक है। तो तांबे की प्राप्ति तो हमें हो रही है राजस्थान से, लेकिन टिन की मात्रा हमें बाहरी क्षेत्रों से होती थी। तो क्या होगा? तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि टिन हम बाहरी क्षेत्रों से मंगाते थे, जिससे ये महंगी थी, इसका हम कम उपयोग करते थे। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में अब जब देखेंगे हड़प्पा समाज के जो शिल्पी थे, इनमें कसेरो कसेरो क्या होता है? कांस्य शिल्पियाँ, कांस्य से बनाई गई मूर्तियाँ। कसेरो के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। कशोरत जो थे ये कांस्य की जो मूर्तियाँ बनाते थे उनका समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान था। आप देखो आज के समाज में जो लोग मूर्ति निर्माण का कार्य करते हैं या फिर कोई अच्छा काम करते हैं, लोगों को मोहित करता है, तो उनका एक अलग स्टेटस हो जाता है समाज में, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे जब आप आएँगे, मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। क्या है? मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। जब सूती कपड़े का टुकड़ा मिला तो हम यहाँ पर अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर क्या है, कपड़े की कताई और बुनाई का कार्य भी किया जाता था। अब जो कपड़ा मिला है ऐसा तो नहीं कहीं से उड़ के आ गया हो, है ना? तो क्या है यहाँ पर हमने अंदाजा लगाया कि इसका प्रयोग यानी कि यहाँ पर सूती कपड़े का बनाने का भी कार्य किया जाता था। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। कताई के लिए क्या है, तकलियों का इस्तेमाल हम करते थे। ठीक? बुनकर ऊनी और सूती कपड़ा बनाते थे। जो यहाँ पर कपड़ा बनाने वाले लोग थे, क्या करते थे? ऊनी और सूती कपड़े का प्रयोग किया करते थे, उनको बनाया करते थे। अब यहाँ पर देखो ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य महत्वपूर्ण शिल्प था। अब देखो यहाँ पर क्या है, बड़ी-बड़ी ईंटों की इमारतें मिली है। बृहद बृहद स्नानागार हुआ आपका, फिर उसके बाद आप देखेंगे अन्नागार हुए, बड़े-बड़े यहाँ पर जो सेठ हुआ करते थे, जो यहाँ पर क्या थे, जो राजा हुआ करते थे कबीले के जो सरदार हुआ करते थे, उनके हमें अपेक्षाकृत बड़े-बड़े घर मिले हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि इस काल में शिल्प एक बड़ा क्या था, एक बड़ा और सम्मानीय कार्य हो गया था। बड़ी-बड़ी इमारतों से हमने इस चीज़ का साक्ष्य लगाया कि बड़ी-बड़ी इमारतें यहाँ पर बनाई जाती थी, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। तो मैंने आपको आरंभ में क्या बताया था कि देखो शुरुआत में ही मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो देखो ये वाला,
जैसे यहाँ पर कहाँ है आपका, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है और यहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है आपका इस सिंधु नदी के किनारे। तो क्या होता था, इनके बीच में काफी लंबा डिस्टेंस था। कितना डिस्टेंस था, देखो ये याद नहीं करना है, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 483 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस था। अब यहाँ से अगर आपको यहाँ तक जाना है तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा तक जाने के लिए आप नाव का प्रयोग करते थे। नाव का प्रयोग कैसे, जो सिंधु नदी यहाँ पर है मोहनजोदड़ो के किनारे, यहाँ से आपने नाव ली, चलना प्रारंभ किया। अब यहाँ से दो शाखाएं आएंगी, एक जो इंडस की मेन रीजन मेन शाखा होगी ऊपर से, और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी रावी नदी है उसकी शाखा अलग हो जाएगी। फिर आप रावी नदी की उस पर शाखा में आएंगे और फिर यहाँ से जाते हुए आप हड़प्पा तक पहुंच जाएंगे। यानी कि नदियों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अब एक बात बताओ, 483 किलोमीटर तक आप लगातार तैर के तो जा नहीं सकते, है ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर नाव का प्रयोग करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात थी, मैंने बोला हड़प्पा से मोहनजोदड़ो तक लोग जाते थे, कैसे जाते थे, नाव से जाते थे, ठीक है। ये सब पहलुओं पर हम चर्चा कर चुके थे। अब आपको एक बार और बता चुका हूं मैं। अब देखो, मतलब इसका ये था कि नाव का प्रयोग इस समय तक होने लगा था। मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियां बनाना भी क्या था, महत्वपूर्ण था। अब हमने क्या किया, मिट्टी की मुहरें बनाना प्रारंभ किया और मिट्टी की पुतलियां पुतलियां जानते हो, छोटी छोटी डॉल्स होती हैं, छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, इन्हें बनाना हमने क्या किया, प्रारंभ कर दिया था। ये सब मिट्टी से बनाई जाती थी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे स्वर्णकार सोना चांदी रत्नों के आभूषण बनाते, क्या है, चांदी सोना और रत्नों के आभूषण बनाए जाते थे। अब यहाँ पर आप देख लो, सोना और चांदी संभवतः दक्षिण अफ्रीका से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। अब यहाँ पर सोना सोना मिल रहा है हमें, ना चांदी की प्राप्ति हो रही, तो ये कहां से आएंगे, ये आपके मुख्यतः दक्षिण भारत से आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक मिनट, ये आपको मुख्यतः दक्षिण भारत से आते हुए दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पाई कारीगर मणिकों का निर्माण करते थे। क्या करते थे ये लोग, मणिकों का निर्माण करने भी निपुण थे। अब देखो, कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। कुम्हार के चाक का यहाँ पर अत्यधिक प्रयोग था और हड़प्पा के लोग मृद भांडों की अपनी खास विशेषता थी। जो हड़प्पा के मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं हमें, उनकी इस समाज में विशेष क्या थी, उनकी इस समाज में विशेष स्थानता, विशेष मांग थी और कई सारी खासियत थी। मृद भांडों की खासियत क्या थी, तो देखते हैं। इन भांडों को चिकना बनाने के लिए और चमकीला बनाते थे। आपने आज के मटके देखे हैं, जो मिट्टी के मटके आते हैं, उसमें आप देखना उन्हें चमकीला और बड़ा ही एक अच्छा शेप देने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में भी जो मृदभांड होते थे, इन्हें चिकने और चमकीले बनाने पर जोर दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है व्यापार की, किसकी, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत व्यापार की। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़ी मात्रा में मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से हमें बड़ी मात्रा में मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई हैं। अब जब मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई हैं तो इससे हमने अंदाजा लगाया, और ये कहाँ हुई, मिट्टी की जो मुहरें प्राप्त हुई हैं ये हमें हुई है अपने तटीय शहरों में, जैसे कौन सा आपका लोथल हुआ और भी अन्य तरीके के हुए। तो इनसे हमने क्या हुआ, मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई, यानी कि सील प्राप्त हुई। अब आप लोग क्या करते होंगे आज की डेट में, कब आपने देखा होगा किसी चीज को वेरीफाई करवाने के लिए आप सील का प्रयोग करते हैं सील का प्रयोग या नहीं करते। तो जब आप सील का प्रयोग करते हैं तो उसी तरह आप देखेंगे इस समय भी हम मुहर का प्रयोग करते थे, है ना। इसमें जब हमें मुहरों की प्राप्ति हुई तो हमने देखा ये जो मुहरें हैं ये कहाँ की हैं, ये विदेशों की हैं, यानी कि मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य क्षेत्रों की ये मुहरें हैं। तो बड़ी मात्रा में हमें ये मुहरों की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार से भारत की आज जो महत्वपूर्ण मुहरें हैं उनकी प्राप्ति हमें मिस्र और मेसोपोटामिया से हुई है। तो एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान सामाकनों का होता था। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर मानकीकृत माप तौल के उपकरण भी प्रयोग क्या हो जाते थे, क्या था यहाँ पर, माप तौल के उपकरण भी प्रयोग किए जाते थे। इसकी भी हम चर्चा करेंगे कैसे माप तौल के प्रयोग यहाँ पर किए जाते थे। देखो, अब यहाँ पर आप देखेंगे इस सभ्यता में क्या है, व्यापार का अधिक महत्व। अब जब व्यापार का महत्व था तो किन चीजों का व्यापार होता होगा, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। आज की तरह के यहाँ पर मोबाइल थे, आज की तरह के यहाँ पर मेडिसिन थी, आज की तरह के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, बड़ी बड़ी मशीनें थी जिनका एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल नहीं। इस समय जो एक्सपोर्ट करने वाली चीजें थी, ये थी आपके पत्थर, धातु और
हड्डी, क्या थे? पत्थर, धातु और हड्डी। यही चीज़ इन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब मैंने अभी आपसे बोला कि मोहरे की प्राप्ति हुई है, सीलों की प्राप्ति हुई है हमें। तो इस प्रकार की मोहरे की हमें प्राप्ति हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कुवड़ वाला सांड, यहाँ पर इस क्षेत्र, इस जो गर्दन के ऊपर रहता है, इसे हम कुवड़ बोलते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर हमें इमेजेस मिली हैं, इस प्रकार की हमें चित्र वाली मुद्राएँ मिली हैं। क्या महत्व है? आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पाई लोगों के द्वारा जिन वस्तुओं को बनाया जाता था, उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी उन क्षेत्रों से होती थी। क्या अन्य-अन्य क्षेत्रों से हम यहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति करते थे? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको सोना-चांदी कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान वाले रीजन से, और यहाँ पर रत्न जो मिलते थे भारत के आपके दक्षिणी भारत से आते। तो ये चीज़ें हमने देखी, यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या, इस समय तक सिक्कों का प्रारंभ नहीं हुआ था। हमने क्या किया? हमने अभी तक सिक्कों का व्यापार प्रारंभ नहीं किया। अब जब सिक्कों का प्रारंभ नहीं किया है, तो सामान को खरीदा और बेचा कैसे जाता होगा? तो इसके लिए इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ेंगे आप, अर्थव्यवस्था में एक टर्म पढ़ेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन-सी? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रणाली में क्या होता है? जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है और जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता है, तो आपके पास वो वस्तु है जिसकी मुझे आवश्यकता है, मेरे पास वो वस्तु है जिसकी आपको आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी वस्तु मुझे दे देंगे, मैं अपनी वस्तु आपको दे दूँगा। मतलब एक्सचेंज कर लेंगे चीज़ों को हम। आपने आजकल भी आप देखते होंगे, आजकल भी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली खूब हमारे घरों में चलती है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको क्या है? इसको जानने के लिए आपको थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर मध्यम क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बड़ी-बड़ी सोसाइटियों में तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, जब कभी किसी के घर में कुछ चीज़ की कमी हो जाती है, चीनी हुई, चाय पत्ती हुई, दूध हुआ, तो क्या किया जाता है? हम लोग कुछ बर्तन लेके जाते हैं बगल वाली आंटी के घर पर, गेट के उनका बेल बजाते हैं, बोलते हैं आंटी थोड़ा दूध दे दो, चाय बनानी है। ठीक है? तो तुमने उनसे दूध ले लिया। अब आंटी जी को 2 दिन बाद याद आएगी कि तुम उनसे दूध लेके गए हो। आंटी ने बोली, छी अच्छा, तो मतलब कुछ सामान तो लेके गए उनसे तुम। उसकी भरपाई कैसे करें? तो आंटी आके तुम्हारी बेल बजाएँगी, ठीक है? बोलेंगी कि बेटा थोड़ी शक्कर दे दो, तो क्या है? सामान एक-दूसरे से तुम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, है ना? ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, पहले भी क्या होता था? पहले भी ये पद्धति चलती थी। अगर किसी के पास अतिरिक्त टमाटर हैं, किसी ने टमाटर की खेती की, तो उसके पास क्या है? 5 किलो टमाटर हैं, है ना? उसको प्रयोग करना है केवल 2 किलो, 3 किलो एक्स्ट्रा है। आपके पास गेहूँ है, तो आपको क्या चाहिए? टमाटर की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति को जिसके पास अतिरिक्त टमाटर है, उसे गेहूँ दे देंगे, उससे टमाटर आप ले लेंगे। इसी प्रकार से चीज़ों का आदान-प्रदान हुआ करता था। अब इसमें समस्या क्या थी? कई बार अब देखो, गेहूँ तो ऐसा है कि आप लंबे समय तक रख लो, 1 साल, 2 साल, कितने भी लंबे समय तक रख सकते हो। लेकिन टमाटर जल्दी खराब हो जाता है। तो जिनके पास ऐसी वस्तुएँ होती थी जो जल्दी खराब हो जाती थी, वो लोग लंबे समय तक वस्तु विनिमय प्रणाली का सहारा नहीं ले सकते थे। ठीक है? ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसीलिए हमने क्या किया, फिर धीरे-धीरे करेंसी को विकसित किया। ठीक? तो अभी तक यहाँ पर हमने सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ नहीं किया है। वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ही हर चीज़ का आदान-प्रदान किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों को, तैयार माल को नावों और बैलगाड़ियों की मदद से आसपास के इलाकों में भेजा जाता था। अब आप बोलेंगे जो तैयार माल है, इसको आसपास के क्षेत्रों को भेजने के लिए क्या ट्रेन थी? तो ये ट्रेन नहीं थी। यहाँ पर अभी मैंने बताया क्या, नावों का प्रयोग होता था। क्या करता था? नावों का प्रयोग किया जाता था और बैलगाड़ियों का प्रयोग भी हम यहाँ पर करते थे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, मेसोपोटामिया से हमें हड़प्पा निर्मित मोहरों की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? मेसोपोटामिया से हमें हड़प्पा निर्मित मोहरों की प्राप्ति हुई। यहाँ तक क्लियर है? अब आओ यहाँ पर आप राजनीतिक संगठन, क्या चीज़ यहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी राजनीतिक संगठन, और राजनीतिक संगठन के अंतर्गत हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन-सी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित थी, इसकी हमें एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं मिलती। अब देखो, यहाँ पर मिट्टी की वस्तुएँ प्राप्त हुई, हड्डी ची हड हड हड्डी के वस्त्र वो सॉरी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, धातु के उपकरण प्राप्त हुए, पकी ईंट प्राप्त हुई, नालियाँ थी, ढकी हुई थी, ये सब प्राप्त हुई। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त नहीं होती, क्यों? हमें जानकारी ही नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है इनके। जो लिखित साक्ष्य भी हैं, उन्हें हमने नहीं पढ़ पाया है अभी तक। ये सारी समस्या आपको देखने को मिलेंगी। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर से हमको धार्मिक भवन या मंदिर की प्राप्ति नहीं होती। अब जो हड़प्पा नगर था, यहाँ से हमें किसी भी प्रकार के धार्मिक भवन या फिर मंदिर की प्राप्ति नहीं होती है। ये क्वेश्चन आए दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछते हैं, तो देख लो भैया, ना ही तो हमें किसी भी प्रकार का धार्मिक भवन मिला है, ना ही किसी प्रकार के हमें मंदिर की प्राप्ति होती है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे धार्मिक प्रथाएँ कौन-कौन सी थी? तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत अब देखो, कोई अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लेना भैया देखो यहाँ पर क्या है, धार्मिक भवन और मंदिरों की प्राप्ति हमें नहीं होती है। अब यहाँ पर देख लो, मिट्टी की बनी एक स्त्री की मूर्ति मिली है, क्या है? मिट्टी की बनी हमें एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, क्या है? मिट्टी की बनी एक मूर्ति है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो हमने अंदाजा लगाया कि ये मातृ देवी या फिर ये पृथ्वी की देवी की मूर्ति थी। किसकी थी? पृथ्वी देवी की मूर्ति थी। तो प्रकृति की पूजा ये लोग करते थे। क्या करते थे? प्रकृति की पूजा ये लोग करते थे। इससे हमें प्रतीत होता है कि पृथ्वी की पूजा भी की जाती थी। क्या था? पृथ्वी की पूजा भी की जाती थी। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, सब हड़प्पा सभ्यता से हमें उत्तराधिकार का स्वरूप नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर पिता के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, इस चीज के साक्ष्य की प्राप्ति हमें यहाँ से नहीं होती है। क्या है कि यहाँ पर उत्तराधिकारी का नियम क्या था, इसकी जानकारी नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की, कहाँ की? इजिप्ट की सभ्यता की बात करते हैं, तो इजिप्ट में उत्तराधिकार के तौर पर कन्या को उत्तराधिकार दिया जाता था। किससे? पुत्री को अपना उत्तराधिकार बनाया जाता था। आज पुत्र को बनाया जाता है, लेकिन मिस्र में पुत्री को उत्तराधिकार बनाया जाता था। ऐसे साक्ष्य हमें मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी में पुरुष देवता, अब देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी पुरुष प्रधान थी। क्या थी? पुरुष प्रधान सभ्यता थी, इसलिए आप पाएंगे यहाँ पर पुरुष देवता हमें अधिक देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र देवी नहीं मिलती, मिलती हैं। जो देवियां हैं उनकी भी मूर्ति मिली है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा कम मिली है। अब यहाँ पर आप देख लो, जैसे हमने कल बात की थी ना, अतिथि और उषा, ये दोनों देवियां हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा इनकी जो वैल्यू थी थोड़ा कम थी और डिमांड कम थी इनकी, है ना। भगवान की भी क्या डिमांड रहती है समय समय पर, आपने देखा होगा, कभी बजरंग बली, कभी शंकर जी, है ना? तो इनकी भी डिमांड रहती है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे क्या है यहाँ पर, सिंधु घाटी में हमें पुरुष देवताओं की अधिक उपलब्धता पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता में एक मुहर की हमें प्राप्ति हुई है। अब देखो, ये जो मुहर है, इस प्रकार के मुहर की हमें यहाँ पर प्राप्ति हुई है। अब इस मुहर की विशेषता क्या है? इस मुहर की विशेषता ये है कि इसमें आप देखेंगे पुरुष देवता को दर्शाया गया है। क्या है? यहाँ पर आपको एक पुरुष देवता को दर्शाया गया है, दिखाई दे रहा है आपको। बीच में ये पूरी मुहर है, बीच में यहाँ पर एक पुरुष देवता बैठे हुए है ना। यहाँ पर क्या है? पद्म आसन लगाए हुए बैठे हैं, मतलब बिल्कुल पालथी-वालथी मार के, दोनों हाथ उनके अपने घुटनों पर हैं, आराम से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देख लो, जिनके सिर पर क्या है? 3 सींग हैं। अब यहाँ पर आप ये मूर्ति देख रहे होंगे, इनके सिर पर एक ताज है, जो 3 सींगों को दर्शाता है। पहला, दूसरा और मध्य भाग में तीसरा, यानी कि पद्मासन में बैठे हुए हमें यहाँ पर एक देवता की प्राप्ति होती है, जिनके सिर पर एक मुकुट है और मुकुट से 3 सींग निकले हैं। ठीक है? अब इसी के साथ में अगर आप इस मूर्ति को देख पा रहे हो, इस मुद्रा को देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आप देखिए आपको कुछ जानवरों की प्राप्ति भी होती है। क्या होता है यहाँ से? कुछ जानवरों की प्राप्ति भी होती है। जानवर कौन-कौन से हैं आपके? एक हाथी है, ठीक है? तो देख लो, इसमें आपको हाथी दिख जाएगा। फिर आप देखो, ये रहा हाथी आपका, है ना? फिर इसमें आप देखेंगे एक गैंडा है, तो ये गैंडा रहा आपका, है ना? एक भैंस है, तो यहाँ पर आप भैंस को देख लेंगे, ये रहा आपका भैंस। फिर आप यहाँ पर देख लेंगे एक बाघ है, यहाँ पर आपको एक बाघ की प्राप्ति हो जाती है। और फिर आप देखेंगे 2 हिरण हैं, तो इसमें आप हिरण कहाँ देखेंगे? हिरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो काय-काय की प्राप्ति हुई हमें? एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा, एक बाघ और 2 किसकी? 2 हिरणों की प्राप्ति हुई है और सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ऊपर यहाँ पर कुछ एक लिपि में लिखा हुआ है, कौन-सी लिपि है? भाव चित्रात्मक, मतलब कि अपने भावों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको किसी को कुछ बात बतानी है तो 2 से 3 माध्यम से बता सकते हैं। पहले बोलकर, बोलना नहीं आता तो लिखकर, और लिखना भी नहीं आता तो भावों को व्यक्त करके, ठीक है? तो इस प्रकार से आप अपनी भावनाओं को यहाँ पर बता सकते हैं। तो इन जानवरों की हमें यहाँ पर प्राप्ति हुई है। अब ये जो भगवान हैं, इनको हमने पशुपति भगवान के रूप में देखा। किसके रूप में? पशुपति देव के रूप में हमने इनको देखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिंग पूजा का भी प्रचलन था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा का भी प्रचलन था। आगे जाके यही लिंग पूजा क्या हुआ? शिवलिंग के रूप में पूजी जाने लगी। ठीक है? यही से आप देखेंगे लिंग पूजा का प्रचलन हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जितनी भी पूजा होंगी, यहाँ पर आप पशुपतिनाथ की पूजा हो रही है, प्रकृति पूजा हो रही है, लिंग पूजा भी हो रही है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे।
अब यहाँ पर देखो हड़प्पा लिपि कौन-सी थी? इस प्रकार की हड़प्पा लिपि हमें देखने को मिलती है। अब ये जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है। अब देखो भाव चित्रात्मक लिपि कैसे बनाई जाती है? अगर मैं बोलूँ घर से बाहर जाना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक घर बनाऊँगा। क्या करूँगा एक घर बनाऊँगा, मान लीजिए एक छोटा-सा घर है, ठीक है? क्या है छोटे में हम इसी प्रकार की पेंटिंग करते थे, ये छोटा-सा घर है। अब मैं घर से बाहर जाना तो मैं ऐसा चित्र बनाऊँगा और बोल दूँगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि घर के बाहर जा रहा हूँ। वहीं अगर मैं इस तरफ का एरो बना दूँ क्या होगा? घर के अंदर आ रहा हूँ, है ना? तो इस प्रकार से अगर मैं बोलना और लिखना नहीं जानूँ, तो चित्र तो बना ही लूँगा, ठीक? फिर अगर यहाँ पर मुझे कोई धार्मिक कार्य करना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दूँगा। क्या कर दूँगा? स्वास्तिक का चिन्ह बना दूँगा। तो ये हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र है। तो आप समझ जाएँगे कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसको बनाया गया है। फिर आप देखेंगे अगर आपको वर्तमान में पिज़्ज़ा खाना है तो क्या करेंगे आप? आप यहाँ पर एक गोल आकार बनाएँगे, फिर उसमें कुछ-कुछ आकृतियाँ बना देंगे जो पिज़्ज़ा की भी रहती होंगी, है ना? उस प्रकार से लोग समझ जाएँगे आपको पिज़्ज़ा खाना है। इस प्रकार से आप क्या है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्रों का माध्यम लेते हैं, तो उस लिपि को हम बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। चाइना-वाइना में देखो ये जो भाषा होती है भाव चित्रात्मक लिपि के ही तहत मानी जाती है। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो कई मोहरों के ऊपर हमें 1 या 2 चित्र की प्राप्ति होती है। क्या होता है? हमें कई मोहरों से 1 या 2 चित्रों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर हमने बात की व्यापार की, हमने यहाँ पर बात की विनिमय वस्तु की। अब यहाँ पर धीरे-धीरे क्या हुआ? धीरे-धीरे यहाँ पर माप-तौल भी प्रारंभ हुई। क्या हुआ? माप-तौल की भी यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर बाँट के रूप में अब आजकल डेट में आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक तराजू आते हैं। आपको कुछ भी सामान लेना हो दुकान पर जाना, बोल देना भैया 1 किलो शक्कर दे दो, 1 किलो दाल-चावल दे दो, है ना? वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉनिक काँटे पर रखेगा, उसमें आप देख लेंगे 1 किलो हो गया, आप उठा के घर पे आ जाएँगे। कुछ समय पहले की बात करो तब क्या होता था? बाँट आते थे 1 किलो के, आधा किलो के, है ना? इस प्रकार से बाँट रहते थे, तो आप जाते थे भैया 1 किलो दे दो, एक तरफ तराजू पर बाँट रखता था, एक तरफ वस्तु रखता था, आपको बराबर करके दे देता था। अब यहाँ पर ना तो बाँट है, ना तराजू है, ना इलेक्ट्रॉनिक आपके काँटे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग इतने विकसित थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने माप और तौल की पद्धति को बनाया। तो इनकी जो माप और तौल की पद्धति थी, एक 16 के गुणन में थी। कैसे? 16 गुणन यानी 16, 64, 160, 320, 640 ऐसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस क्रम में ये बढ़ती थी, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चली गई। अब यहाँ पर आती है मुहर या फिर सीलें, इनकी प्राप्ति हुई, इनकी बात कर ली हमने। अब यहाँ पर आप देखो जो हमें यहाँ से मुहरें प्राप्त हुई हैं, ये लगभग 2000 सीलें हैं, क्या है 2000 मुहरों की हमें यहाँ से प्राप्ति हुई है। अधिकांश पर हमने देखा लघु लेख और जानवरों के चित्र हैं। अधिकतर मुहरें जो हैं यहाँ पर क्या है लघु लेख हैं, यहाँ पर छोटे-छोटे लेख लिखे गए हैं, यहाँ पर चित्रों की यहाँ पर आकृति छापी गई है। एक सींगी जानवर क्या है? एक सींग का जानवर हमें यहाँ प्राप्त होता है तो देख लो इसमें से एक सींग का जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। फिर आप देखेंगे भैंसे की भी हमें मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, ये रही भैंसे की मुद्रा, है ना? फिर बाघ की भी प्राप्त हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बाघ की भी है, ये बाघ की नहीं है ये आप हिरन की मान लीजिए, ये हिरन की, बाघ की भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक देवता है, देवता के पास में भी कुछ जानवर हैं। तो इस प्रकार की मुद्राओं की प्राप्ति हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त होती है। फिर प्रतिमाएँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्या है आपका प्रतिमाएँ। प्रतिमाओं की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से हमें कई प्रकार की प्रतिमाओं की प्राप्ति होती है। जैसे कि धातु की खूबसूरत मुद्राएँ हमें प्राप्त हुई हैं। ये देखो यहाँ पे। अब जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति आपको ये वाली देखने को मिलेगी। क्या होगा? ये वाली मूर्ति सबसे प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगी। इसकी खुदाई हमने क्या कहा? इसकी खुदाई हमने हड़प्पा सभ्यता से की। अब आप बताओ ये जो मूर्ति है उस समय के आर्किटेक्ट को दर्शाती है। जब हमारे पास ना ही तो कुछ भी प्रकार के उपकरण थे, ना ही मशीनें थी, ना ही कुछ थी। अब जब आप इस मूर्ति को देखेंगे, ये नग्न अवस्था में मूर्ति है। क्या है? ये नग्न अवस्था में बिना वस्त्रों के है। लेकिन इसकी जो विशेषता है, इसमें आप देखेंगे जो इसका लेफ्ट वाला हाथ है, इसमें कहाँ से? कोहनी के लेके ऊपर तक चूड़ियाँ हैं। क्या है? कोहनी से लेके ऊपर तक चूड़ियाँ दर्शाई गई हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे हाथ में कलाई में चूड़ियाँ हैं और कलाई के ऊपर आप देखेंगे जो कोहनी है उसके ऊपर एक चूड़ी है। और बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से क्या है इसके बालों का जूड़ा बना के रखा गया है जो महिलाएँ आज की डेट में बनाती हैं। फिर आप देखेंगे इसके पूरे शरीर पर सिर्फ़ एक ताबीज़ दिखाई गई है। क्या है? सिर्फ़ एक ताबीज़ दिखाई गई है। पूरे शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं मिलेगा आपको। इस और इसका जो
आप देखेंगे राइट हैंड है, क्या है कमर पर है और लेफ्ट वाला हैंड नीचे स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, ठीक है? तो इस अवस्था में इस मूर्ति की हमें प्राप्ति होती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक बाबा जी हैं, एक साधु जी हैं, ठीक है? ये क्या है शॉल को ओढ़े हुए हैं। क्या किए हैं? ये शॉल को ओढ़े हुए हैं। ये लो ये जो वस्त्र देख रहे हैं आप ये शॉल है उसको ये ओढ़े हुए हैं और इनकी शेविंग भी आप देखेंगे तो आज की मॉडर्न शेविंग की तरह बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सेट है। क्या है? इनकी जो शेविंग-वेविंग है, सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल सेट है, तो हमने अंदाज़ा लगाया क्या है ये? ये उस समय या तो कोई उस ज़माने के बड़े राजा या फिर कोई बड़े सरदार रहे होंगे या फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा? अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय के ये पुरोहित रहे होंगे या पुजारी रहे होंगे, है ना? मंदिर की प्राप्ति नहीं हुई लेकिन पूजा-पाठ तो हो रहा है, तो उसके लिए इनको बनाया गया होगा। काँसे की नर्तकी की मूर्ति, अब जो मूर्ति मिली है क्या है? एक काँसे की बनी है, काहे की? काँसे की बनी हुई मूर्ति मिली है, जो हमें सर्वश्रेष्ठ नमूने के तौर पर मिली है, ठीक है? ये यहाँ पर आप देखेंगे इतनी उत्कृष्ट मूर्तियों की हमें प्राप्ति हुई है और भी हमें यहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं, तो एक प्रकार से ये बड़ी उन्नत संस्कृति मानी गई है। और अभी हमने बात की नाप-तौल के हिसाब से यहाँ पर 16 का गुणन चलता था, 16, 64, 160, 320 और 640। अब यहाँ पर इतना आपने देखा कि हमने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इसकी स्थापना की बात की, कैसे यहाँ पर हमने धातुओं का प्रयोग किया, कैसे हमने यहाँ पर क्या किया, कैसे हमने यहाँ पर धीरे-धीरे कृषि कार्य प्रारंभ किए, व्यापार भी किया, ठीक है? नाव के द्वारा व्यापार करते थे। आस-पास के क्षेत्रों को भी देखा, फिर हमने यहाँ पर जानकारी दी किस क्षेत्र की खुदाई किसने की, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बात आती है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जब इतनी उत्कृष्ट संस्कृति थी आपकी, इतनी बड़ी संस्कृति थी, तो इसका ऐसा क्या कारण था जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई? तो इसके कुछ रीज़न आपको कुछ कारण देखने को मिलेंगे। पहला कारण क्या था? देखो, यहाँ पर आप पाएँगे कहा जाता है कि कई प्रकार के यहाँ पर कारण हो सकते हैं, जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ होगा। तो अब देखो, कुछ पहलुओं पर हम बात कर लेते हैं। पहला रीज़न तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ी महामारी फैली होगी। ठीक है, क्या हुआ होगा? यहाँ पर कोई बड़ी महामारी फैली होगी। अब जब यहाँ पर कोई बड़ी महामारी फैलेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही रात में, एक ही दिन में पूरी सभ्यता नष्ट हो जाए। भैया महामारी भी तो आराम-आराम से फैली होगी। अगर महामारी फैली, तो यहाँ से लोग विस्थापित होके अन्य क्षेत्रों में चले गए होंगे, ठीक है? तो इसमें ये तो नहीं है कि इतनी बड़ी पूरी सभ्यता फैली हो, खत्म हो गई हो, है ना? और अगर महामारी फैली भी, तो एक बात बताओ, एक क्षेत्र में फैलनी चाहिए थी। इस समय इतना ज़्यादा तो आना-जाना नहीं है, जैसे कोरोना फैला। तो क्या हुआ? चाइना के लोग इंडिया आ गए, इंडिया के लोग चाइना चले गए, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैल गए। इतने बड़े और इतने नगर होते हुए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, कहीं एक क्षेत्र में महामारी फैलती, तो सारे क्षेत्र थोड़ी ना प्रभावित होते उससे। है ना? तो लेकिन सारे ही शहर कैसे यहाँ पर नष्ट हो गए, ये बात यहाँ पर उभर के आती है। फिर आगे जाकर आप देखेंगे, यहाँ पर इस थ्योरी को भी क्या है, महामारी की थ्योरी को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है यहाँ पर क्या हुआ, बाहरी आक्रांताओं ने हमला किया। तो एक यहाँ पर हमें कब्र मिलती है, जिससे हमें सामान्यतः जो हड़प्पा के लोगों का कद-काठी हुआ करती थी, लंबाई-चौड़ाई हुआ करती थी, उसके मुकाबले उनकी उस व्यक्ति की लंबाई-चौड़ाई अधिक है। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया कि इस व्यक्ति की जिसकी हमें यहाँ पर कब्र मिली है, ये क्या है, दूसरी सभ्यता का था। यहाँ पर ये लोग हमला करने आए, जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर कोई यहाँ पर हमला करेगा, ठीक है? तो हमला करने के बाद कोई एक व्यक्ति तो आएगा नहीं, कई और व्यक्ति भी आएँगे, उनके सब कहाँ हैं? उनकी प्राप्ति नहीं हुई। और जब हमने उस व्यक्ति के अवशेषों को कब्र से निकाला, तब हमने इस चीज़ की पुष्टि की, हमसे मतलब जो हमारे वो जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर पुष्टि की है, जिस व्यक्ति की कब्र मिली है, जिसे हम बाहरी आक्रांता कह रहे हैं, वह उस समय मौजूद वहाँ पर नहीं था, जब इस सभ्यता का विनाश हो रहा था, इस सभ्यता का पतन हो रहा था। वो काफ़ी समय बाद वहाँ पर उस कब्र में दफनाया गया था। तो मतलब आपकी ये थ्योरी भी यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से खारिज कर दी जाती है। फिर अगली थ्योरी यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पर मानसून का परिवर्तन हुआ या फिर हम बोल सकते हैं जलवायु का परिवर्तन हुआ। मानसून चीज़ अलग है, जलवायु चीज़ अलग है ना? तो यहाँ पर क्या है, जलवायु का परिवर्तन हुआ। जब यहाँ पर जलवायु का परिवर्तन हुआ, तो अब देखो यहाँ पर लोहे का भी आविष्कार हमने कर लिया था धीरे-धीरे और फिर हम क्या करने लगे,
अन्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्या किया? हमने अन्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया, यानी कि हम गंगा घाटी घाटी तरफ चले गए और यहाँ पर हम चले गए दक्षिण भारत की तरफ। अब एक बात बताओ, ठीक है मान लिया अब दक्षिण भारत चले गए, अब गंगा की तरफ चले गए, क्या पूरे के शहर खाली हो गए? कोई एक सभ्यता जाती, एक शहर के लोग जाते, 2 शहर के लोग जाते, सभी थोड़ी ना जाते। तो इस आधार पर भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इस आधार पर भी इस चीज़ को अभी हम होल्ड कर देते हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे इसकी, है ना? अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बाढ़ आई और बड़ी स्थिति पर यहाँ पे देखेंगे क्या है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर हमें बाढ़ के साक्ष्य भी मिलते हैं। कई क्षेत्रों से हमें यहाँ पर आप देखेंगे शहर के डूब जाने के भी हमें साक्ष्य प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बाढ़ और जलवायु दोनों मिले-जुले कारण रहे होंगे। हो सकता है बाढ़ आई हो, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, जिसके कारण यहाँ पर लोग नहीं रह पा रहे हों, बार-बार आती होगी, बार-बार सभ्यता इनको भी परिवर्तित हो जाती होगी। अब ये बताओ, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। क्या है? कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आए दिन बाढ़ आती रहती है। लोग परेशान रहते होंगे, उन क्षेत्रों में रहना बंद कर दिया, आस-पास जाके दूसरे क्षेत्रों में रहने लगे। अब यहाँ पर पूरा सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र है, पूरा नदी है, देखो यहाँ पर जितने भी शहर हैं सब नदियों के किनारे बसे हैं। तो आए दिन यहाँ पर जब बाढ़ आती होगी, तो लोग परेशान हो जाते होंगे। रोज़ अपनी सभ्यता को बचाओ, रोज़ अपनी चीज़ों को क्या है फिर से स्थापित करो। तो इन लोगों ने क्या किया, ब जलवायु परिवर्तित हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, तो यहाँ से निकल के अन्य सभ्यताओं को, अन्य क्षेत्रों की तरफ चलते हैं। तो हो सकता है इस आधार पर इन्होंने अपने क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया गया हो, है ना? तो संभावनाएँ कुछ भी हो सकती हैं, सारी बातें डिपेंड करती हैं संभावनाओं के ऊपर, ठीक? एक्चुअल जानकारी हमें नहीं है कि कैसे यहाँ पर लोगों ने अपनी क्या है, अपनी सभ्यता को यहाँ पर परिवर्तित किया, कहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ किया। तो ये था आपका हड़प्पा का टॉपिक, जिसमें हमने बात की कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से यहाँ पर पनपी। और एक बार और बता दूँ कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिक जो शोध हो रहे हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है कि इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित तो थे, मतलब लोहे की जो कच्ची धातु है उससे परिचित तो थे, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। अब आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो कि अगर आपके पास लोहे की उपलब्धता है, लोहे के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो आप मूर्ख हैं। एक बात बताओ, लोहे का प्रयोग आप कच्ची धातु के रूप में तो करोगे नहीं, उसे क्या है पकाना पड़ेगा और पकाने के बाद उसे आप किसी एक आकृति में ढालोगे। जैसे आप अपने घर में चाकू का प्रयोग करते हो, हाशिए का प्रयोग करते हो या फिर किसी और चीज़ के रूप में लोहे का प्रयोग करते हो, तो क्या करते हो? उसे आप कच्चे लोहे के रूप में प्रयोग करते हो? नहीं, पहले इंडस्ट्रीज़ में उसे प्रोसेस किया जाता है कच्चे लोहे को, फिर उसे एक आकार दिया जाता है, तब आप उसका प्रयोग करते हो। अब आप एक चीज़ देखना, लोहे को जब तपाया जाता है कोई एक आकृति देने के लिए या फिर लोहे को कच्चा लोहा से पकाने के लिए, तो भारी तापमान की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है? भारी तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे की कच्ची धातु से तो परिचित थे, लेकिन इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये लोग अभी इतने विकसित नहीं हुए थे कि इतना टेम्परेचर क्रिएट कर सकें, जिससे लोहे की कच्ची धातु को गला सकें। क्या स कर सकें? लोहे की कच्ची धातु को गला के कोई एक आकृति प्रदान कर सकें। इतना टेम्परेचर अभी तक इन लोगों ने क्रिएट नहीं कर पाया था, इतना टेम्परेचर इन्होंने अभी तक नहीं बना पाया था। इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि कितने टेम्परेचर पर आप लोहे को गला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें लोहे के हथियारों के, औजारों के साक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये है कि ये लोग लोहे के बारे में जानकारी रखते थे, लेकिन प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है? इसलिए हमें साक्ष्यों की भी प्राप्ति नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें आधुनिक जो शोध हैं, इनके द्वारा पुष्टि की गई है। अब धीरे-धीरे आप देखेंगे और भी कई सारे शोध यहाँ पर किए जा रहे हैं, कई सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम नई-नई बातों को निकाल कर लेके आ रहे हैं, नए-नए शोध कर रहे हैं, जिससे हमें इस सभ्यता के बारे में और भी जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसे कि अभी धोलावीरा के पास में हमने पता किया, क्या हुआ था यहाँ पर एक साइक्लोनिक बॉल मिली। क्या मिली? साइक्लोनिक बॉल, जो यहाँ पर हमें पानी से बचाव करती थी धौलावीरा की। इसी प्रकार की साइक्लोनिक बॉल हमें अन्य नगरों में भी देखने को मिली है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा रन ऑफ कच्छ में है। इसी के नीचे आप देखेंगे सुतकोटरा है। फिर आप देखेंगे लोथल है। लोथल के नीचे आप देखेंगे सोमनाथ, सोमनाथ तो आप देखें आधुनिक है ना? फिर आप देखेंगे यहाँ पर बालाकोट, फिर आप देखेंगे चंदूहरो के यहाँ पर याद है कोटदी है, मोहनजोदारो है, ठीक है? कई सारे क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। इतिहास आपका ऑप्शनल है, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक? तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था हड़प्पा सभ्यता, जिसकी हमने चर्चा की और यहाँ पर हमने सब चीज़ें समझ ली हैं। ये पीडीएफ आपको जल्दी से मिल जाएगी। हमारे जो टीम मेंबर हैं पीडीएफ को अपलोड करने वाले,
वो थोड़ा क्या ना है, थोड़ा आप समझ सकते हो ना, थोड़ा उनको बताना पड़ता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो हमारे सामने ही मौजूद है, ठीक ना? तो कभी मिलाएँगे आपसे, आप लोग डाँट वाट दीजिएगा एक बार सही से उनको कि पीडीएफ क्यों अपलोड नहीं करते हैं आप लोग, है ना? तो डाँट वाट दीजिएगा, आज नहीं मिलाएँगे, फिर कभी मिलाएँगे, ठीक? तो थोड़ा डाँट दीजिएगा आप, हमारी तो सुनते नहीं हैं, हो सकता है आपकी सुन लें, है ना? तो आपको जल्दी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, हम भी रिक्वेस्ट कर देंगे, जल्दी से वो अपलोड कर दें। नहीं हो तो एक आध दिन आपका मोबाइल ही नंबर प्रोवाइड करवा देंगे हम उनका आपको, ठीक है? तो मतलब रात-दिन घंटी करते रहना फ़ोन पे, तब ये अपलोड अपने आप अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो अब हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास को, कल हम पढ़ेंगे अपने आगे के चैप्टर को जो है आपका आर्यों का आगमन। उसमें हम देखेंगे आर्यों का आगमन कैसे हुआ, कौन-कौन सी पद्धति से यहाँ पर इन्होंने अपनी सभ्यता को विकसित किया, ठीक है? ये सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी से आपकी अपनी अपनी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।